डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स दोनों के लिए क्या होते हैं, सिर्फ वाइफ के लिए क्या होते हैं, कुछ स्पेशल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी पढ़ेंगे, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट समझेंगे। ये सारा कुछ पढ़ते हुए हम इंपॉर्टेंट केस लॉज देखेंगे और हम कवर कर लेंगे सेक्शन 13 का क्लॉज 1, 2, 1A, 1B एंड 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। हेलो एंड वेलकम टू द लॉ क्यूब। आई एम एडवोकेट रबाइका। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। तो देखो, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सेक्शन 13 के 1 में दिए गए हैं। 13(1) जो हस्बैंड वाइफ दोनों को अवेलेबल है, एक ही है दोनों के लिए। सो 13(1) एक ही है। ऑल राइट। अब ग्राउंड्स क्या हैं? तो देखो, सबसे पहला अडल्ट्री। अडल्ट्री मतलब क्या करना? सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, लेकिन वॉलेंटरली करना, अपनी मर्जी से। अगर आप किसी और के साथ, अनदर पर्सन, शादी के बाद अपनी मर्जी से किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स है। ऑल राइट। ऑब्वियसली इसमें रेप एंड ऑल के केसेस या सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज वॉलेंटरली वर्ड को इसीलिए स्पेशली लिखा गया है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो वो है क्रूएलिटी। अब देखो, जो क्रूएलिटी है ना, ये है प्रताड़ना। तो ये फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लो वाइफ हर वक्त अपने हस्बैंड से कहती रहती है कि भाई तुम्हारी तो इनकम बहुत कम है, तुम अच्छे से अर्न नहीं करते हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की बातें रोज़ रोज़ कहना है, उस पर प्रेशर बनाना कि अपने घर वालों को छोड़ के मेरे साथ अलग रहो। या मान लो हस्बैंड वाइफ से कहता है कि लाइक इफ़ शी इज़ नॉट हैविंग चिल्ड्रन, इफ़ शी इज़ नॉट हैविंग अ सन, उसको उस बात के ताने देता है। या अगर इन लॉज ऐसा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना क्रूएलिटी में आएंगी। तो क्रूएलिटी मेंटल भी हो सकती है, सिर्फ मार पीट ही क्रूएलिटी नहीं होती है। ऑलराइट। अच्छा, ये क्रूएलिटी भी इस लेवल की होनी चाहिए कि साथ रहना अनसेफ हो या फिर अनबियरेबल, बर्दाश्त के बाहर हो जाएं चीज़ें, उस लेवल की क्रूएलिटी। नॉर्मल बहस को आप क्रूएलिटी की कैटेगरी में नहीं ला सकते। अगला ग्राउंड क्या है? तो वो है डिजर्शन। डिजर्शन मतलब अबैंडन कर देना, छोड़ के चले जाना। अब देखो, ये हमने कॉन्जुगल राइट्स में भी पढ़ा था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जब हमने पढ़ा है तो पढ़ा था कि छोड़ के चले जाना। एग्जैक्ट वही वर्ड्स लिखे हुए हैं क्या, कि विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विदड्रॉ कर लेना सोसाइटी से, कि छोड़ के चले जाना। लेकिन यहाँ पे पीरियड दिया गया है 2 years का। अगर 2 साल तक वो ऐसा करता है तब आप जाके डिवोर्स फाइल कर दिए। ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा हुआ, अपने घर चले गए तो फिर आपने जाके डिवोर्स फाइल कर दिया, नहीं। उसके बाद कन्वर्जन, यानी कि रिलीजन चेंज कर लिया। अब देखो, याद करो, मैंने पहले भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे हु इज़ अ हिंदू, तो मैंने पढ़ाया था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो वाला जो केस है ना, वो तुम यहाँ पे भी साइट कर सकते हो। वो जो तुम शादी की बात कर रहे हो, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज सेक्शन 5, वहाँ पे भी लिख सकते हो। और फिर जब तुम सेक्शन 13 एग्जाम में लिख रहे हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। सो सीक्वेंस में चलो, पिछले लेक्चर्स देख के आया करो। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया है कि अगर तुमने कन्वर्ट कर लिया, अपना रिलीजन चेंज कर लिया, तो ये भी ग्राउंड फॉर डिवोर्स है। अगली बात है इंसेनिटी की। इंसेनिटी यानी कि अगर कोई पागल है, हो जाता है, ठीक है, और कोई मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप जाके डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। उसके बाद देखो, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, लेप्रोसी और वेनरल डिजीजेज। याद करो, ग्राउंड्स में लिख कर भी आना, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये अब रिपील हो चुके हैं दोनों ही। अब लेप्रोसी और वेनरल डिजीजेज होते क्या है तो सुन लो। ये जो एक स्किन डिजीज़ होती है जो छूने से फैलती है, छुआछूत की बीमारी, समथिंग लाइक दैट, वो होती है। वेनरल डिजीजेज STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जैसे कि एड्स या सिफिलिस, गोनोरिया, जो एक हस्बैंड से वाइफ को या वाइफ से हस्बैंड को हो सकती हैं, वेनरल डिजीजेज। अब सुनो, पहले ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स था, 2019 के बाद से हटा दिया गया है। ऑल राइट। उसके बाद आता है संन्यास ले लेना। इफ़ यू रिनाउंस द वर्ड, तो ऑफकोर्स अब तुमने दुनियादारी छोड़ दी है, तुम हस्बैंड वाइफ की तरह साथ रह नहीं रहे हो, देन अगेन दिस बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। एंड उसके बाद प्रिज्यूम्ड डेड, तुम्हें मरा हुआ मान लिया गया है। तुम 7 साल से लापता हो, और ऐसे लापता हो कि तुम्हारे बारे में किसी ने भी सुना नहीं है, तुम्हारे बारे में कोई जानता नहीं है कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो, तो दिस बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अब देखो, मेरा इसको याद करने की ट्रिक क्या थी वो मैं बताती हूँ। इट वॉज ACDCULVR7। तो अब अगर तुमने ये लाइन याद कर ली ना कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है ACDCULVR7,
R7। अब देखो ACDC तक तो समझ में आएगा, अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, लेकिन ये ULVR7 क्या है? तो देखो U इज़ फॉर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जिसे कि यहाँ पे इंसेनिटी लिखा गया है। उसके बाद L लेप्रोसी, V मतलब वेंडल डिजीजेज, ठीक है, एंड R मतलब रिनाउंसिएशन, 7 मतलब 7 ईयर्स से तुम गायब हो, तुम लापता हो। तो दिस वॉज माई ट्रिक। ओके फाइन, तो स्क्रीन पर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, नो वरीज, आई नो तुम लोग माइंड नहीं करोगे। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 13 का क्लॉज 2, जो कि ग्राउंड्स देता है सिर्फ और सिर्फ वाइफ को। इम्पॉर्टेंट है, ये जो ग्राउंड्स है सिर्फ वाइफ को दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राउंड्स क्या हैं? तो सबसे पहला बाइगैमी, यानी कि अगर आपने एक वाइफ के होते हुए दूसरी शादी कर ली, सरला मुग्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी के केसेस हैं, तो वाइफ के पास एकदम वैलिड ग्राउंड है कि भाई तुमने दूसरी शादी कर ली, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो तुम्हें सू तो करेगी, कर सकती है, हम पढ़ चुके हैं, बट ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स भी है। इसके बाद अगर हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी, अब देखो ये आफ्टर मैरिज होना चाहिए, शादी के बाद, यानी कि अगर पास्ट में उसने कुछ कर रखा है, उसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज लगा था, अब आप उसको ग्राउंड नहीं बना सकते। हाँ, अगर शादी के बाद उसने कुछ ऐसा किया तो ये ग्राउंड बन जाएगा। रेप का मतलब हम सब समझते हैं। सोडोमी और बेस्टियलिटी की अगर मैं बात करूं तो एनिमल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना इज एन ऑफेंस, एंड ये भी ग्राउंड फॉर डिवोर्स है। वेल, नॉन रिजम्पशन आफ्टर मेंटेनेंस ऑर्डर, हमने मेंटेनेंस पढ़ा, हमने देखा कि मेंटेनेंस की डिक्री पास होती है, तो वो ऑर्डर आने के बाद भी अब अगर आप साथ में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, अभी भी आप साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर सेक्शन 125 CRPC में आपको ऑर्डर दिया गया था बट आप साथ नहीं रह रहे विद इन अ ईयर, तो फिर आप जाइए डिवोर्स ले लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिपुडिएशन ऑफ मैरिज, जिसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बनाई है, बट समझते जाओ। तो देखो, अगर किसी लड़की की, सिर्फ लड़की की शादी 15 साल की एज से पहले हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो 18 साल की होने से पहले जाके अपनी शादी को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, वॉइड, ठीक। तो नेचर ऑफ मैरिज क्या हुआ? वॉइड एबल हुआ, मतलब वैसे तो वो शादी वैलिड थी बट वो जाके उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल थे। अब बात करते हैं एडिशनल ग्राउंड्स की। अब देखो ये कुछ स्पेशल ग्राउंड्स हैं, ये दोनों को ही अवेलेबल है, लेकिन कब? पोस्ट सेपरेशन, यानी कि मान लो रेस्टिट्यूशन फाइल किया था या जुडिशियल सेपरेशन फाइल किया था और तुम लोग पहले से ही अलग रह रहे हो, तब ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ये बनेंगे। क्या बनेंगे? अगर रिजम्पशन ऑफ कोहाबिटेशन नहीं हुआ 1 साल के अंदर, कब? जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो चुकी है या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हो चुकी है। सेक्शन 10 और सेक्शन 9 हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। वेल, अगर इसके बाद भी तुम साथ नहीं रह रहे हो तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का। आगे बढ़ते हैं, आपसी सहमति से डिवोर्स ले लो। अब देखो, अभी हमारे पास एक रिसेंटली केस आया था, एंड यू वोंट बिलीव, सिर्फ 6 महीने हुए थे शादी को, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स, और दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया था कि यार अब बस हो गया, अब साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने म्यूचुअली डिवोर्स फाइल कर दिया, लेकिन अब 6 मंथ्स में डिवोर्स फाइल कर दिया। इससे पहले सेक्शन 13B और 14 को सुन लो। देखो, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से डिवोर्स लेना, ऐसे याद कर लो, बी फॉर बोथ, तो जहाँ दोनों लोग मिलकर डिवोर्स लेने आते हैं सेक्शन 13B है। अब हस्बैंड वाइफ ज्वाइंटली पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड आया और उसने कहा कि अब देखो ये हस्बैंड है एंड ये वाइफ है, ठीक। अब हस्बैंड आके ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे डिवोर्स चाहिए और मेरी वाइफ भी तैयार है, नहीं, तुम लोग साथ में आके पिटीशन फाइल करो, ठीक। वो भी कब करोगे? जब तुम लोग ऑलरेडी 1 साल से अलग रह रहे हो, ठीक। एंड फिर दोनों म्यूचुअली अग्री कर रहे हो कि हमें शादी डिसॉल्व करनी है। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक कह रहा हो दूसरे को या प्रेशर कर रहा हो, नहीं, ऐसा वाला नहीं चलेगा, ठीक है। बोथ शुड अग्री। अच्छा, कूलिंग ऑफ पीरियड भी दिया गया है कि देखो शादी अभी हुई है, 6 मंथ्स तो साथ रहने की कोशिश करो ना, या जिस दिन से तुम पिटिशन लाए हो उस दिन से भी कोर्ट कह सकती है कि 6 मंथ्स का वेट करो। इस तरीके से 6 मंथ्स करके मैक्सिमम कोर्ट 18 मंथ्स तक तुम्हें रुकने को बोल सकती है। अगर तब भी चीज़ें सॉर्ट नहीं होती हैं तो फिर तुम्हें फाइनली डिवोर्स मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला जो प्रोविजन है ना 13B, देख ही रहे हो 13B, मतलब ओरिजिनली नहीं था, जितने भी ABCD वाले प्रोविजंस होते हैं ये अमेंडमेंट से आए होते हैं। तो देखो,
ये प्रोविजन ऐड किया गया 1976 में. ईयर सुपर इम्पॉर्टेंट है. हिंदू लॉ के जो मेजोरिटी ऑफ मेजर चेंजेस हुए हैं ना 1976 में हुए हैं. सेम सीपीसी में भी 1976 में ही हुए हैं. ठीक है. फाइनली अब अगर तुम्हें मैंने कहा कि 6 months बाद आना, बट तुम वापस आ गए, तुमने कहा कि नहीं हम साथ नहीं रह पा रहे, तो जो तुम सेकेंड मोशन दोबारा जब आओगे ना 6 महीने का वेट करके, तो फिर तुम्हें डिवोर्स दे दी जाएगी. ठीक है, जाओ. लेकिन हमेशा हम देखते हैं केस लॉज में सेक्शन से कुछ अलग कहा गया होता है. ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है. केस है नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इररिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज. ऐसा हो गया है, चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि ये जो 6 महीने हैं ना, इसमें भी साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है. तो आप बिल्कुल डिवोर्स ले सकते हैं. एंड दूसरा केस क्या है? शिखा भटनागर वर्सेस गौरव भटनागर. अगेन यही बात कही कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करी गई है, इसको वेव ऑफ किया जा सकता है. यानी कि कोर्ट बिना कूलिंग ऑफ पीरियड दिए ही अगर उसको लगता है तो राइट अवे डिवोर्स दे सकती है. वेल, सेक्शन 14 बहुत ध्यान से सुनते जाना. इसीलिए जब मैंने उस केस के फैक्ट्स बताए थे तो ये कहा था कि सेक्शन 14 सुनना. अब देखो सेक्शन 14 क्या कहता है. सेक्शन 14 कहता है नो पिटीशन फॉर डिवोर्स. कोई पिटीशन नहीं फाइल कर सकते डिवोर्स की विद इन 1 year ऑफ मैरिज. अरे भाई शादी को 1 साल हुआ है, एटलीस्ट 1 साल तो कोशिश करो साथ रहने की. उससे पहले आके डिवोर्स फाइल मत करना. ठीक. तो लेकिन हमने केस लॉज में देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ज़रूरी नहीं है कि वेट करवाएं. अगर शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन के केस की बात करूं तो उस केस में भी यही हुआ था. सेक्शन 14 को वेव ऑफ कर दिया गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं तो आप 1 साल के पहले भी आकर डिवोर्स फाइल कर सकते हैं. अच्छा, वेल वो एक्सेप्शनल केसेस में जनरली हम इसे फॉलो करेंगे. तो ये टाइम बार लगाता है कि इससे पहले तुम डिवोर्स फाइल नहीं कर सकते. ठीक है. कब? 1 साल के अंदर, शादी के 1 साल के अंदर. क्यों है ये? तो देखो इसको बहुत अच्छे से समझो. इम्पल्सिव डिसीजंस को रोकने के लिए, लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई, तुमने कहा कि बस अब मुझे साथ नहीं रहना है. हो सकता है कि आज गुस्सा हो, कुछ वक्त बाद, कुछ महीनों बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाए. लेकिन अगर एक बार तुमने डिवोर्स ले लिया तो फिर चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं. वेल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्सेप्शन क्या है? लीव ऑफ द कोर्ट. लीव ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट चाहे तो कुछ भी कर सकती है. वो 1 साल से पहले भी ग्रांट कर सकती है, वो जैसी पिटिशन आई वैसे ही ग्रांट कर सकती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ एवरी केस. अच्छा, वेल अब देखो यहाँ पे जो द कोर्ट में ग्रांट परमिशन टू फाइल अ डिवोर्स विद इन 1 year इफ. तो अगर मैं बहुत प्रिसाइसली सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो कोर्ट कब अलाउ कर सकती है कि ठीक है तुम 1 साल के पहले ही डिवोर्स ले लो? अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप हो रही है, मतलब चीज़ें एकदम अनबियरेबल हैं, राइट? या फिर एक्सेप्शनल डिप्रेविटी हुई है, मतलब जिस दिन से शादी हुई तुमसे तुम्हारे हस्बैंड या वाइफ ने कभी मतलब ही नहीं रखा, तुम्हें हस्बैंड या वाइफ का स्टेटस कभी दिया ही नहीं. जैसे होता नहीं कि भाई घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कराई थी बट मैं तो नहीं मानती हूँ. तो ऐसे केस में ना इसको एक्सेप्शनल डिप्रेविटी कहते हैं. तो ये भी एक ग्राउंड है. फिर क्या मतलब है 6 महीने या 1 साल भी इंतज़ार करने का? वेल, अब लास्टली पिटिशनर एप्लीकेशन फाइल करते वक्त रीजंस भी स्टेट करेगा कि कैसे उसको एक्सेप्शनल हार्डशिप या डिप्रेविटी हुई है. एंड अगर कोर्ट को लगता है ना कि ये सेंसलेस है तो फिर कोर्ट क्या करेगी? उसको डिसमिस कर देगी या हियरिंग को पोस्टपोन कर देगी. इज दैट ऑल? नहीं, इस पे भी केस लॉज पढ़ लो. तो देखो केस लॉज हैं क्या क्या. एक्सेप्शनल हार्डशिप को डिफाइन किया है. एक्सट्रीम क्रूएलिटी, अब्यूज़, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, मैंने पहले भी बताया था. एक्सेप्शनल डिप्रेविटी मतलब ग्रॉस इमोरालिटी, एकदम मतलब वॉयलेंट हो जाना या बियॉन्ड इमेजिनेशन वाले एक्ट्स करने लगना. ठीक, चाहे तो मतलब नहीं रखना या बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, दोनों ही. तो ये ग्राउंड्स बन जाएंगे. केस सुपर इम्पॉर्टेंट है. तो वो केस श्रीनिवास राव वर्सेस दीपा का केस है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये जो हास्टी मतलब जल्दी में जो डिवोर्स फाइल करे जा रहे हैं इसको डिस्करेज करो. ऐसे डिवोर्स बहुत ज़्यादा होने लगेंगे. ठीक है, और कोशिश करो कि तुम रिकन्सिलिएशन प्रमोट करो कि जहाँ दोनों साथ में रह सकें. अगला केस है लक्ष्मीबाई वर्सेस अयोध्या प्रसाद का, जहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है. इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ अगर आप दोनों इनकम्पैटिबल हैं कि नहीं बनती है, एक दूसरे के टाइप के नहीं हैं, ठीक है,
तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंह उठा के जाके केस फाइल कर देंगे कि भाई मुझे साथ नहीं रहना, हमारी तो बनती नहीं है। नहीं, इट मस्ट बी वेरी ग्रॉस, वेरी सीरियस। सो दैट्स ऑल। हमने आज की वीडियो में कवर किया पूरा डिवोर्स, ग्राउंड जो दोनों को अवेलेबल हैं, ग्राउंड जो सिर्फ 5 को अवेलेबल हैं, ग्राउंड जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दिए गए हैं, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड बार ऑफ सेक्शन 14। वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैंने सारे सेमेस्टर सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पे डाल रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।